तो आप देख रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे एनडीटीवी इंडिया के साथ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और अब तक 262 सीटों पर बीजेपी को लीड मिल चुकी है। दोबारा से चुनाव यहाँ पे सरकार बनाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और अब सीधे चलते हैं हम लखनऊ, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी संकेत उपाध्याय। संकेत जी नगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप तक ये खबर लेकर के आ रहे हैं सीधा विधानसभा और बीजेपी मुख्यालय, जो कि बिल्कुल सड़क के आर पार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने अपनी पार्टी के मुख्यालय से विधानसभा जाने का सफर अब लगभग तय कर लिया है। पिछली बार से कम सीटें आई हैं, लेकिन जीत तो जीत ही होती है और हार हार अभी भी। लेकिन एक चीज आप जान करके रखिए, ये जरूर जानिए, बीजेपी मुख्यालय की भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। एक चीज आप जरूर जान लीजिए कि अभी भी कोई एकदम निर्णायक फैसला ले लेना वो ठीक नहीं होगा। हालांकि एक अंदाजा हमें मिल गया है कि क्या चीज कहां जा रही है, पर कितनी सीटों पर आकर के बात टिकेगी वो अभी भी नहीं, क्योंकि काउंटिंग बहुत धीरे धीरे हो रही है। ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। संभवतः रात में कई जगह काउंटिंग चलेगी, जिसके बाद वो आंकड़ा सही में क्या है वो पता चलेगा। पर मोटा मोटा हमको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी वो 202 का आंकड़ा पार कर चुकी है, यानी कि स्पष्ट बहुमत से उनकी सरकार बनती दिख रही है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एकदम ब्रांड न्यू पार्टी, जो कि अभी आप ये सोचिए कि 1 दशक भी नहीं हुआ उसको आए हुए, और पहला चुनाव उन्होंने 2013 में लड़ा था। उन्होंने पंजाब में सरकार बना ली, उस पार्टी की दूसरी सरकार बन गई है, और बाकी सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। महत्वपूर्ण नतीजे हैं, क्योंकि इसके मायने बहुत हैं। आलोक वत्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी हमारे मेहमान हमारे साथ एक एक करके जुड़ते रहेंगे। आलोक जी, इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं, इसके मायने क्या हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में? संकेत जी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम शुरू से, मैं इस बात पर अडिग था कि हम जीतेंगे, और काउंटिंग में भी हम पहले चरण से लीड करेंगे और लास्ट तक लीड करते चले जाएंगे। इसका मूल कारण था, अच्छा ऐसा है आलोक जी ऐसा है, होता क्या है कि जैसे मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव था 2015 का, जिसमें अमित शाह ने बोला हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। बंगाल में भी 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तो सारी पार्टियां चुनाव लड़ती इसलिए हैं कि वो जीते। तो उस लिहाज में जो आपने बोला कि मैंने पहले ही बोला था, तो वो तो आप बोलेंगे ही, लेकिन आपको बहुत बधाई हो कि आप जीते हैं। धन्यवाद। देखिए संकेत, हम पर्टिकुलर तो बधाई भी ले लीजिए। नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद कि आपने, मैंने सुना है हजारों किलोमीटर रौंदा है पूरे उत्तर प्रदेश को, और हम देखते भी रहे हैं आपके द्वारा किए गए कार्यों को। लेकिन हमें यह विश्वास यूपी के लिए इसलिए था क्योंकि हम वहां पर जो धरातल पर काम हुए, जिससे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। आज तक कोई आदमी, कोई सरकार बोलती है लेकिन देती नहीं है। हमने जो बोला वो देने का काम किया, चाहे वो राशन देने का काम हो, चाहे वो शौचालय निर्माण का काम हो, चाहे वो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर हो, या फिर पेंशन स्कीम हो, या किसानों के खाते में पैसे जाने की बात हो। ये सब मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट, अच्छा, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस की बात हो, या बिजली की कनेक्शन की बात हो, बिजली उनके घरों में निर्बाध। आलोक जी ठीक है, वो सब आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जितनी बार बेरोजगारी पर सवाल पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ही बोला कि हम क्या करते, कोरोना आ गया और हमने तो माहौल तैयार किया है, कानून व्यवस्था देखिए ठीक कर दी। कुछ भी करने से पहले कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। देखिए अब आप समझ रहे हैं कि आपसे उम्मीद कितनी ज्यादा है। जब अब आपकी सरकार आएगी तो अब ये सवाल पूछे जाएंगे कि कानून व्यवस्था जो आप जो कह रहे हैं आपने दुरुस्त कर दिया, अब लाइए रोजगार का साधन। हमारी जिम्मेदारी पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन इसके तहत पिछले जो सेंट्रल बजट आया था उसमें जिस तरीके के दूरगामी परिणामों के साथ चीजों को लिया गया है, वो इन कमियों को
जरूर पूरा करेगा, लेकिन ठीक है। कुछ बाधाएं बीच में उत्पन्न हो जाती हैं ठीक है, जो अपने हाथ में नहीं रहती हैं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वार यही हो तो गया, है। तेल 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। अब इसके कारण अगर तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इजाफा होगा तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बाध्यता हो गई, हम इसमें हमारे हाथ बंध गए। तो इन चीजों नतीजा आया नहीं कि पेट्रोल और डीजल बढ़ने की बात शुरू कर दी आलोक वत्स जी ने। सुन रहा हूं मैं, देखिए समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपने मजबूरी गिना दी। आप पत्रकार इसमें बहुत निपुण होते हैं कि मैं कहूं कुछ तो आप अपने मतलब से निकाल के उसको रख देते हैं सामने। मैंने कहा ये बाध्यता है, बिल्कुल अगर सही, आप मेरी सही। जगह होते और इस तरीके से पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा तो यही होता करते। तो आपको ठीक है, भी वही सौरभ करना भारद्वाज। पड़ता जो मुझे करना पड़ेगा। अव्वल There is no तो choice. मैं आप नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आप होता तो एक सवाल ये जरूर पूछता कि ये जो इतना भर भर के टैक्स लिया जा रहा है वो क्यों है? टैक्स जितना का पेट्रोल नहीं है उससे ज्यादा उस पर टैक्स है। बहरहाल वो एक दूसरा मसला है, उस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं अब सौरभ भारद्वाज के पास आना चाहता हूं, उनको भी बधाई दे दी जाए, भाई उनकी सरकार बनी है पंजाब में। सौरभ जी बहुत बहुत बधाई। आपसे मैं जानना चाहता हूं जी, सौरभ भारद्वाज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है आम आदमी के पार्टी के पक्ष पीछे में से शोर क्या बहुत चीज आ रहा है। काम की? एक तो पीछे से ना शोर बहुत आ रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी सौरभ जी, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ के इलाके में हूं, के ऊपर जो है इस वजह से। अच्छा तो देखिए सबसे पहला कारण तो ये था कि अरविंद केजरीवाल के नाम की क्रेडिबिलिटी जो है वो पंजाब के अंदर मानी जाती है। देखिए वादे बिजली के, पानी के, नौकरियों के अकालियों ने भी किए, कांग्रेस ने भी किए, बीजेपी ने भी किए और हमने भी किए, बट अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो वादे किए गए उसकी विश्वसनीयता है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। दूसरी चीज, केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल बने, उसके अंदर गरीब आदमी का और एक अफसर का बच्चा साथ पढ़ता है, वो मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के अंदर जो तस्वीर बदली, बिजली जो 300 यूनिट तक दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिल रही है, 400 यूनिट तक आधी मिल रही है, इन सब चीजों का जो रिफ्लेक्शन है वो पंजाब के अंदर पड़ता है। तीसरी बात, भगवंत मान हमारे सीएम कैंडिडेट बहुत ही जमीनी नेता हैं, गांवों में पिंडों के अंदर लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, एक्सट्रीमली पॉपुलर नेता हैं। ये 3 बड़े कारण रहे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पीछे। जी बिल्कुल, आनंद मधब कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। मधब साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, फैजान खान भी हैं बसपा से, और ये सवाल दोनों आनंद जी और फैजान साहब दोनों से है। आनंद जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, उत्तर प्रदेश में भी किया, गोवा में भी करते दिखे, उत्तराखंड में भी करते हुए दिखे, लेकिन यहाँ कहीं भी सरकार नहीं बना पाए और पंजाब में तो हाथी धो बैठे सरकार से। जी, सबसे पहले तो जो जीत रहे हैं उनको हमारी बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जो परिस्थिति हम लोगों के सामने आई है इसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि जीत हार तो चलिए लगी रहती है, लेकिन ये समय आएगा ये नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं लग रहा था, न ही हमारे सामने वाले को लग रहा था कि हम इतनी मेजॉरिटी से यहाँ पे सरकार बना पाएंगे। तो हम लोग इसको निश्चित रूप से अब चुनाव के बाद इसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब की बात करें, जो मुद्दे थे क्या उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। चाहे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पोलराइजेशन हुआ है वोटों का, जो चाहे वो जातिगत हो या धर्म के आधार पे हो, यही सब लोगों को सामने में देखने आ रहा है और उसी कारण शायद ये नतीजे जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं। हालांकि जनता जो तय करती है वो सर्वोपरि है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अभी आप बातचीत कर रहे थे, मैं सुन रहा था वत्स साहब से, उन्होंने संकेत दे दिया कि पेट्रोल के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ने में कीमत बढ़ रही है तो यहाँ भी बढ़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह दिया। जब घटी थी तब उन्होंने नहीं घटाया, लेकिन अब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। तो ये जो दर्द जो है जनता को वो अब सहना पड़ेगा जब गैस के दाम कीमतें बढ़ेंगी, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बेरोजगारी की संख्या जो है आज कई गुने और आगे बढ़ेगी, जो महिलाओं पे जो अत्याचार है, आप बताइए ना, इन मुद्दों पे कहीं कर चर्चा किसी ने नहीं की, कभी नहीं की उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम चर्चा करें
तो ये दर्द जो है महसूस होगा लोगों को और उनको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती की रही कांग्रेस की बात। देखिए ऐसा है कि अब ठीक है, जनता ने तो अपना फैसला ले लिया, हालांकि अभी भी ये फैसले की गिनती चल रही है, तो एग्जैक्ट नंबर क्या है वो नहीं मालूम है। तो ये चीज अगर आप जनता को नहीं मना पाए तो उसमें मैं नहीं मानता कि जनता को दोष दिया जा सकता है। शायद दोष नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था ना, आप ही की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। फैजान साहब, अब मैं आपकी तपस्या की बात करता हूँ, ये बताइए फैजान साहब, क्या आपकी भी तपस्या में कमी रह गई? क्या बहन जी की तपस्या में कमी रह गई? यहाँ तो आप सरकार बना रहे थे। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार चुनाव में मैं जितने भी लोग जीत के आए हैं उन सबको बधाई, और जो भी पार्टी सत्ता में आ रही है उसको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। लेकिन संकेत जी, हाँ ये जरूर रहा कि जनता को गुमराह कुछ पार्टियां जरूर की हैं। मैं साफ तौर से समाजवादी पार्टी को इसकी जिम्मेदारी ठहराता हूं, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में कहीं से कमी नहीं रखी। जो बाइपोलर चुनाव कर करके चिल्ला के चीख के, अपने पास वोट बैंक था नहीं, और सिर्फ मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वोट अगर समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में किसी ने किया तो माइनॉरिटी ने किया। फैजान साहब, ये तो बहुत हारा हुआ आर्ग्यूमेंट लग रहा है। ऐसा है कि ये कहना कि जनता को गुमराह कर दिया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनता इतनी नादान है कि गुमराह हो गई? नहीं, बाइपोलर आप में दम होता, आपकी बात में दम होता तो जनता गुमराह नहीं होती। सब कुछ लगाया गया और कहा गया कि चुनाव बाइपोलर, ये तो साफ तौर से दिख रहा था सबको। नहीं, अब सुनिए, ऐसा है, राजनीति कर रहे थे मायावती हो या बीएसपी के और नेता हो या आप हो, आप घूम घूम करके इस बात को कहते थे कि हमारी पार्टी शोर शराबा और प्रचार नहीं करती, हमारी पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम जमीन से जुड़े हुए रहते हैं और वहां मेहनत करते हैं, हम शोर शराबा नहीं करते। तो जो पार्टी शोर शराबा कर रही है, आज आप उन पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? ये विकल्प आपके सामने था जो आपने नहीं इस्तेमाल किया, ये कह के कि हम ये नहीं करते। आप देखिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य को लिए चुनाव हार रहे हैं, सबको जितने लोगों को लिए चुनाव हार रहे हैं। आपने एक हाइप बनाया मीडिया के थ्रू कि लड़ाई बाइपोलर है, भाजपा और सपा की है, जबकि सबको दिख रहा समाजवादी पार्टी और एक तरफा। भाई मेरा या तो आप दोनों कश्ती में एक साथ सवार नहीं हो सकते फैजान साहब। मेरा ये कहना है कि या तो आप ये लड़ाई उसी तरीके से लड़ते, या तो आप ये कहते हैं कि भाई वो कर रहे हैं प्रचार और प्रसार, तो हम भी करेंगे, हम भी रोड शो रैली करेंगे, हम भी लोग जुटाएंगे। आपने बोला कि नहीं, हम ये सब नहीं करते, हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। फिर जब नतीजा गलत आया या नतीजा जब आपके हिसाब से नहीं आया, तब आप कह रहे हैं उन्होंने मार्केटिंग कर दी। भाई ये विकल्प तो आपके पास भी था। नहीं, वो मैं मान गया, मैं हार को स्वीकार करता हूं, और आने वाले दिनों में संकेत जी जो भी हार के लिए हम समीक्षा करेंगे और जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम फुल फ्लैश में आएंगे। यही हमारी कामना भी है और यही हम करेंगे भी। हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, आपका क्या विश्लेषण है सर? तिवारी जी, देखिए एक बात बता दूं अखिलेश यादव के लिए। एक बात पहले तो मैं संकेत बताऊं, ये रिजल्ट मैं देख रहा था लगातार पहले चरण की वोटिंग से पहले, और मैंने आपके ही चैनल पर इसका जिक्र किया था कि रिजल्ट बहुतों को चौंका सकते हैं, मुझको नहीं। मैंने तो देखा है सहारनपुर से सोनभद्र हर जगह जा करके। दूसरी बात, अखिलेश यादव बड़ी उम्मीद से थे, बहुत ज़्यादा जोश में थे, लेकिन अखिलेश यादव उस स्टूडेंट की तरह थे जिसने खाली गेस्ट पेपर पर भरोसा किया, कुछ सुनिश्चित प्रश्नों के आधार पर परीक्षा दी और टॉप करने की कोशिश की, जो अव्वल होता नहीं है। गेस्ट पेपर से या तो आप टॉप कर सकते हो या आप सुपर फ्लॉप हो सकते हो। उन्होंने 5 साल का पूरा कोर्स ही नहीं किया, ना पाठ्यक्रम का अध्ययन किया। आप 5 साल फील्ड में नहीं रहे, खाली मोमेंटम बना के परसेप्शन क्रिएट करके आपने इलेक्शन बाइपोलर कर दिया। आप भाजपा जैसे बड़े दल को, जिसका इतना बड़ा पैराफर्नालिया है, यूपी में जिसका 8 साल का अलग किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अखिलेश यादव की लगातार चौथी हार, एक मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद मुलायम सिंह जी के मौजूद रहने के बावजूद सबसे बड़ी हार है। बसपा के बारे में तो इतना सोच रहा हूं, अभी आपने सवाल किया संकेत कि काशीराम जी ने जो एक पूंजी बनाई थी, दलित चेतना के नाम पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, एक बड़ा एसेट क्रिएट किया था कि सत्ता में भागीदारी के जिस आह्वान पर दलित चप्पल पहने बगैर तपती धूप में लाइन लगा वोट दिया करता था, आज कांशीराम की आत्मा बड़ा दुखी होगी। बहन जी का जो मूक समर्पण था
यह परिणाम उसका रिफ्लेक्शन है। और सबसे बड़ा संकेतक है इस प्रदेश, जो सबसे उर्वर प्रदेश है राजनीति के लिहाज से, कि अगर मायावती का वोट फीसद जो न्यूनतम 22-21 होता था, गिर करके 10-11 या 12 आता है, और एक इसका लायन शेयर शिफ्ट होता है भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से भावी राजनीति कैसी होगी ये इसको दर्शाता है। दूसरे, भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों से जो फोकस्ड काम किया था दलितों पर, ये उसका परिणाम भी दिखाता है। बाकी एक चीज जाहिर सी बात है, मैं शुरू से संकेत कर रहा था कि जो गरीब क्लास एक नया क्रिएट किया है मोदी ने या भाजपा ने या जिसको आप कहें, वो भाजपा को पसंद करता है। जिसको कोई चीज मिल रही है, जिसकी जो न्यूनतम आवश्यकता अगर उसको उपलब्ध हो रही है, तो उसको फील करता है। वो आपके वादे पे नहीं जाता है, वो आपका अतीत देखता है कि आपने अपने अतीत में अपने वक्त में क्या किया। बहुत से यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ आलोक वत्स जी आपसे। अब ये देखिए, लाभार्थी वाली जो बात हो रही है, लाभार्थी मैं, और ये एको जरा बंद कर दें, मेरा पीसीआर से मेरी गुजारिश होगी कि अगर ये मेरी आवाज जो मुझे पलट के आ रही है ये बंद हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आलोक वत्स जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लाभार्थी जो लोग हैं, जो कि आपको लगता है आपके साथ आ गए, ये आप उनको लाभ कब तक देते रहेंगे? क्या आजीवन अन्न खिलाते रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, या ये स्कीम सिर्फ चुनाव तक थी? आप सिर्फ अन्न योजना के को लाभार्थी वाली बात समझ रहे हैं। उसके अलावा भी लाभार्थी योजना है, ये शौचालय भी लाभार्थी योजना है, ये मकान देना भी लाभार्थी योजना है, बिजली भी इनको प्रोवाइड कराना लाभार्थी योजना है, इनको गैस देना भी लाभार्थी योजना है, आयुष्मान के तहत इनका इलाज कराना भी 5 लाख तक का फ्री लाभार्थी योजना है। और चूंकि कोरोना काल में बेरोजगारी हो गई थी, लोग भूखमरी के आ गए थे कगार पे, तो हमें उसको देना पड़ा। अब आने वाले समय में जब वो चीजें स्थिति सुधर रही है तो विड्रॉ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने इसलिए दिया इनको कि हम उसके लिए इनसे वोट ले लेंगे। अरे वहां आदमी भूखा मर रहा था, हम करते तो क्या करते, या तो उसको भूखे तड़पते छोड़ देते मरने के लिए और हम चुपचाप बैठे रहते। नहीं, समय की पुकार थी, समय की मांग थी। और सब यूपी के 24 करोड़ को नहीं दिया, हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को हमने दिया है। जहां चुनाव नहीं था वहां भी दिया है, तो इसको आप इससे ना जोड़े। 80 to 85 करोड़ आनंद जी आपका जवाब। जी आप आनंद जी आपका जवाब आपने सुना। आलोक वत्स जी का क्या कहना है कि इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, सिर्फ यूपी में नहीं दिया गया है, ये अन्न पूरे देश में दिया गया है कि 5 राज्यों में 85 करोड़ जनता को दिया गया। वत्स साहब जिन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि भाई चुनाव का समय था तो हमने दिया, और चुनाव खत्म हो गया, हम ये सारी चीजों को वापस मैंने ये नहीं कहा। और जो सच आप मेरी बात का गलत, आप मेरी बात को गलत ढंग से बोल रहे हैं। मुझे पूरी, मैंने कहा कोरोना काल के कारण हमें देना पड़ा। मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए मुझे बोलने दें कृपया। मैं ये कह रहा था जो कि ये अनुरोध है कि गलत ना बोले, गलत ना बोले। आप मेरी बात सुनेंगे पहले तब ना मैं जो कह रहा हूँ। तो इन्होंने जो पहले राशन बांटा, और ये है कि जनता का जो है, जो हम लोग सब जानते हैं इस बात को कि उनको जरूरत थी। जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको नहीं देखा लोगों ने, जो भूखमरी बढ़ी उसको नहीं देखा, तत्काल राहत मिला तो उसके ऊपर एक्ट किया इन्होंने। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये जो इनका राशन योजना चला, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव था और देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव था, तो ये जो कह रहे हैं कि पूरे देश में बांटा, तो भाई पूरे देश में से तो आप समझ लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में बांटा था, पंजाब में बांटा और बाकी राज्यों में बांटा, तो उन सारे राज्यों में चुनाव था। तो उसका असर बिल्कुल ये सोच के ही बांटा, वो जीत गए। चुनावी अब इसका विश्लेषण होगा, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कौन कौन हारा, कौन कौन जीता, इस जीत में कौन हार गया और हार के कौन जीत गया, बाजीगर फिल्म की तरह। ये सारी चीजें अभी देखनी होंगी क्योंकि इसका विश्लेषण अब शुरू होगा। नतीजे बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो फाइनल आंकड़ा रात में या शाम तक ही पता चलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद एनडीटीवी और कू की एक विशेष प्रस्तुति। कू ऐप पर कुछ कमेंट्स आए हैं, आइए आपको वो सुना दें। सबसे पहली बात तो भगवंत मान, जो कि अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं पंजाब के भाई, उन्होंने लिखा है कि शाम 4 बजे हम अपने पैतृक गांव सतोज पहुंचेंगे और आशीर्वाद लेंगे, ये उनका कहना है। अच्छा, कू ऐप पर ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, अब वो पूर्व ही रह जाएंगे, हरीश रावत, उन्होंने लिखा लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से मेरी चुनावी पराजय
की औपचारिक घोषणा ही बाकी है। मैं लालकुआं क्षेत्र के लोगों से, जिनमें बिंदु, खत्ता, बरेली रोड के सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं, क्षमा चाहता हूं कि मैं उनका विश्वास अर्जित नहीं कर पाया और जो चुनावी वादे उनसे मैंने किए उसको पूरा करने का मैंने अवसर गंवा दिया। जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन उन्होंने कू किया है, तो क्या कू किया है वो ज़रा आपको बता दें। 5 राज्यों के चुनाव के रुझानों में बीजेपी को 4 राज्यों में मिली इस प्रचंड जीत ने ये साफ कर दिया है कि देश की जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है। जाति धर्म समुदाय में बांटकर राजनीति करने वाले नेताओं को जनता ने नकार दिया है। तो ये सारी बातें हैं जो कि कू ऐप पर सारे नेताओं ने बोली। आइए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां मैं खड़ा हूं। यहां से बस थोड़ी ही दूर, मतलब मुश्किल से बमुश्किल 15 या 20 कदम दूर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का। यहाँ कैसा माहौल है और क्या हो रहा था उसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। मतगणना का दौर अभी भी जारी है और पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव का पूरा परिणाम आज देर रात तक ही आ पाएगा। लेकिन भाजपा दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कि भाजपा समर्थक जो हैं बड़ी संख्या में अब जुटना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये तो सुबह 10 बजे से ये सिलसिला जारी है। अब आप देख सकते हैं कि बुलडोजर लेके आए हैं ये समर्थक, क्योंकि इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी छवि जो है बुलडोजर बाबा की रही है। बुलडोजर का ये जो सिंबल है इसने इस जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए ये जो समर्थक हैं ये यहाँ पर बुलडोजर लेके आए हैं। बुलडोजर लेके कार्यकर्ता आए हैं और जो बाबा जिंदाबाद, बाबा समाज जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। अब देख रहे हैं कि ये समर्थक जो हैं इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ अब भाजपा दफ्तर के अंदर भी जो है बड़ी संख्या में जो है शाम में जैसे परिणाम आएगा वहाँ पर विक्ट्री और एक तरह से जश्न के लिए जो है मंच बनाया जा रहा है। माफियाओं को कुचलने के लिए ये बाबा का बुलडोजर चल रहा है तेज की रफ्तार में। और आइए अब आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी। वहां क्या माहौल है, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ऐसा बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए जो भारी भीड़ उमड़ी थी उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा मामला, लेकिन उस तरीके का हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वहां पर क्या बोल रहे हैं और वहां माहौल क्या है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। बीजेपी के जीत का जश्न जो है वो वाराणसी के इस गुलाब बाग कार्यालय में नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो महिलाएं जो है वो सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, ढोल पर नाच रही हैं, होली खेल रही हैं, क्योंकि इसमें महिलाओं का ये मानना है कि बीजेपी में इस बार महिला वोटिंग का जो परसेंटेज है वो ज्यादा निकला है और महिला वोटर जो है उन लोगों ने जो है वो बीजेपी को झूम कर वोट दिया है। तो यहाँ पर जो है महिला जो है वो बहुत ज्यादा है। वो लोग किस तरीके से जो है वो लोग जो है वो डांस कर रही है और यहाँ पर जो है हर आदमी को जो है हाथ और पाँव रख रहे हैं। गुलाब बाग कार्यालय में गुलाब की वर्षा हो रही है और वहाँ से लंबा एक हुजूम और जुलूस जो है वो पूरी तरीके से बनारस में नजर आ रहा है। उत्सव है, होली का रंग है और होली आ रही है, लिहाजा बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता होली के रंगों में इस तरह वो नजर आ रहे हैं, जहाँ पर जो है नाचते गाते घूमते झूले जो है इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जीत बड़ी मिली है इन्हें। उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई सरकार जो है रिपीट किया है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं अपने इतिहास को दोहराया है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं वो रुझान बताते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है। कि लग रहा था कि कहीं समाजवादी पार्टी ज्यादा करेगी, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका उन महिलाओं को नजर आता है। लिहाजा महिलाएं जो है वो पूरा जुनून करके नाच गा रही हैं और उन्हें
सराबोर होकर के मस्ती में नाच गा रहे हैं और ये उत्सव जैसा माहौल अभी फिलहाल चलता रहेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ हैं ब्रिजेश पाठक जी। आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश जी कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने इस बात की जानकारी आप लोगों को दी थी कि प्रदेश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो आम आदमी तक पहुंची हैं, जैसे पक्का मकान सबको मिला है, शौचालय सबके घर में बना है, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, 5 लाख तक का इलाज। पहले सबसे पहले बहनों के गहने बिकते थे। कोई अगर किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ये ब्रेन हेमरेज हो जाए तो गहने बिकते थे, खेती बिकती थी, कर्जा लग जाता था। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। सबसे बड़ी बात ये, महीने में 2 बार राशन, प्रति यूनिट 5 किलो। जो भोजन की चिंता खत्म हो गई। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया। तो प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ कि माननीय मोदी जी ही हमें एक ऐसी सरकार दे सकते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गरीब अमीर आदमी दोनों खाई मिट्टी है। अगर अमीर आदमी 2 रोटी खा रहा तो गरीब आदमी को रोटी की चिंता अब प्रदेश में नहीं है। हमने उसको इतना पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा दिया है कि लोग महसूस किए कि ये उनकी अपनी सरकार है जो उनके जीवन में बदलाव लाना चाहती है। दुख में खड़ी होती। कोरोना काल आया, कई राष्ट्राध्यक्ष परेशान दिखे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? पूरे यूपी को कंट्रोल किया, योगी जी ने कंट्रोल किया। हमने उनको दवाइयाँ भी दी और डबल वैक्सीनेट। आज यूपी में कहीं कोई कोरोना का खतरा नहीं। प्रत्येक नागरिक को डबल वैक्सीन लग चुकी है और नौजवानों को, बच्चों को, 18 साल वालों को भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो लोगों ने महसूस किया कि यूपी बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है और सब लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी लाइन को तोड़ करके कमल के बटन को दबा दिया। और मैं बार बार कहता था प्रचंड बहुमत, लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक ऐसा मतदाता वर्ग तैयार हो गया है जो देश के प्रति, समाज के प्रति और प्रदेश को आगे बढ़ते देखना चाहता है। और समझिए जी, आपको लगता नहीं है कि ठीक है, देखिए जीत होती है और प्रचंड बहुमत वाकई है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी सीट शेयर, वोट वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानेंगे कि एक रोष था जो कि वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है? बता, रोष नहीं था। मैं इसका जवाब मैंने अभी आपके जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है उस पर मैंने दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्लेटफार्म बन गया, भारतीय जनता पार्टी की विरोध का धुरी बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिलाफत वाले लोग नहीं इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग इकट्ठा हुए जो सत्ता पाने के लिए आपस में बंटवारा कर रहे थे कुर्सियों का। कोई मंत्रालय बांट रहा था, कोई डिप्टी सीएम बन रहा था, कोई कह रहा था कि हम ये खनन का पट्टा लेंगे, कोई कहता था कि हम इतना पैसा लेंगे, कोई कहता था कि हम इतना मकान लेंगे। तो प्रदेश के लोगों ने उन्हें नकार दिया। जो सत्ता में बंटवारा हो रहा था, जो विभिन्न लोग इकट्ठा होकर के सत्ता को लूटना चाहते थे, गरीब आदमी के हक को लूटना चाहते थे, प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ। आप सोचिए, जब सपा की सूची आई, समाजवादी पार्टी ने पहले नारा दिया नई सपा है, नई हवा है। तो जब सूची आई तो मेरे मन में अचानक एक शब्द आया कि वही सपा है फिर से सफा है। और आज सफा हो गई। कारण क्या था? सूची में पहला नाम आपने नाहिद हसन का लिखा, आपको बचना चाहिए था। दूसरा नाम आपने मनोज पारस का लिखा, बिजनौर से है, गैंग रेप के आरोपी, दुनिया जानती है, आप भी चला चुके हो, टीवी में चला है। फिर उन्होंने सीतापुर में ऐसे लोगों को टिकट दिया जो महिलाओं, लड़कियों के साथ पकड़े गए थे गोवा में। फिर उन्होंने क्या किया? गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया, गैंग रेप के आरोपी जेल में है। आफ्टर देन ददुआ के परिवार को टिकट दे दिया। प्रदेश के लोग क्या समझते हैं? प्रदेश के लोग इतने समझदार नहीं है। प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ सभी लोगों ने प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी काम किया उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमारे प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद हुए, हमारे प्रदेश में अशफाक उल्लाह खां हुए, हमारे प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल हुए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी फंदे को चूमा। ये लोग समझ ही नहीं पाए कि भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों की एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और बिहाइंड द कर्टन लोगों ने महसूस किया कि बीजेपी ही यूपी को बचा सकती है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लोगों ने बीजेपी को चुना। ये लॉ एंड ऑर्डर वाला सब